गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का आपकी फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने शुरुआत की थी न्यूक्लियस फिजिक्स के ही टॉपिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की पिछले लेक्चर में, ठीक है, जिसके फेलियर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम जो हमारा ये लेक्चर है लेक्चर 8 वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस पर, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्या, हाइपोथेसिस क्या है और जिन पॉइंट्स पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फेल हुआ था उनको इस हाइपोथेसिस के आधार पर किस तरीके से समझाया गया, उन सभी के बारे में। क्योंकि अभी तक हम इसी हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो सभी जगह सही भी बैठी है। तो अभी तक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला है जहां पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस फेल हुई हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज इसे जरूर पढ़ें और कोई भी लेक्चर मिस ना करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या है? ये जो हाइपोथेसिस है ये दिया गया न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद, यानी कि जब तक हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस दिया गया था तब तक न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि 1932 में चैडविक ने इसको डिस्कवर किया, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि मास जो है वो 1 AMU यानी लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, चार्ज 0 होता है, स्पिन 1/2, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1/2 होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो h×2 होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लगभग हमारे प्रोटॉन के बराबर आता है, μn की रेंज में आता है, बस साइन अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जब न्यूट्रॉन में देखी गई तो उसके आधार पर हाइजेनबर्ग द्वारा, जो हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूक्लियोइड के स्ट्रक्चर के लिए ये प्रपोज किया कि न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस कंजेप्शंस को कहा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर क्या कहा गया कि इस न्यूक्लियोइड की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड वाले जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो जेड प्रोटॉन और A-जेड न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बनता है, जिसमें कि हमारे पास अगर किसी एलिमेंट का ए मास नंबर और एटॉमिक नंबर जेड है तो उस न्यूक्लियोइड के अंदर जेड प्रोटॉन्स होंगे और A-जेड न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम जो हमारे पास पॉइंट्स थे जिन पर की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फेल हुई थी उन्हीं को ही हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर, कि जो न्यूक्लियस के अंदर एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है। अब देखिए हमें पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए 1/2 है, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या होगा कि मास नंबर अगर ए इवन नंबर है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 या इंटीजर मिल जाएगा हमें, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मास नंबर अगर क्या है हमारे पास ऑड नंबर है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ऑड हाफ मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा h/2 के, ठीक है। अब हम वापस से उसी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं जो हमने उस हाइपोथेसिस के लिए लिया था, जैसे नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से ही हमने आपको समझाया था कि एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब जैसे हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h क्रॉस होता है, यानी कि h/2 ओके। तो इसमें क्या है कि हमारे पास टोटल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो जिसकी वजह से उन दोनों का जो मिलाकर के जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट्स में भी यही मिला था कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोइड का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 के बराबर है। यानी कि ये जो
थ्योरी थी वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट थे वो सेम थे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जहां पर वो फेल हुई उसको हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित नहीं है, लेकिन अब हमें किसकी प्रेजेंस देखनी है, न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन वहां पर उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि देखिए जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो तो सेम ही रहेगी। इसके आधार पर जब हमने उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाला वो भी सेम रहेगा। इसके बाद हमने एनर्जी, अब देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेशन क्यों दिखाई हुई है, क्योंकि यहां पर हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो किस तरीके से कि जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन की थी तो m की जगह हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा था, लेकिन अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए। तो यहां पर हम किसका मास लिखेंगे, न्यूट्रॉन का। और यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट ये टर्म, सेकंड ये टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म के कंपैरेटिव क्या है, बहुत कम है। तो हम उसको अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ई लगभग इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की, E माइनस mc², जो कि बहुत कम होगी। तो वही चीज है, वहां पर जो एनर्जी थी वो बहुत कम आ रही थी, यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम आ रही है। इसका मतलब कि जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एग्री कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो था कि न्यूट्रॉन की जो प्रेजेंस है न्यूक्लियस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही है, वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है दोनों का ही, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम ऑर्डर का होता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला की रेंज का होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और जो न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है सभी का ही वो लगभग सेम रेंज का होता है, म्यू एन रेंज का होता है, ऑर्डर का होता है। तो यहां से भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो थे वो वेरीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो कुछ और अदर पॉइंट्स थे जिसने की प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को और सपोर्ट किया कि ये सही है, जैसे कि फर्स्ट कि हमारे पास है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो साइज और मास है वो लगभग सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि भाई सेम सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो वहां पर उपस्थित है। ठीक है, दूसरा जो हमने कॉम्पटन वेवलेंथ की बात की थी, अब हम यदि न्यूट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ निकालते हैं, जैसे हमने वहां पर कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी तरीके से हम न्यूट्रॉन के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1.3 फर्मी। तो हमने क्या आपको कहा था कि कोई भी पार्टिकल अपनी कॉम्पटन वेवलेंथ से कम वाले रीजन में नहीं रह सकता है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा आई थी कॉम्पटन वेवलेंथ, यहां पर न्यूट्रॉन के लिए जब हमने कैलकुलेट की है तो वो आई है 1.3 फर्मी। तो ये क्या है, न्यूक्लियस के रेडियस की रेंज में है ना। तो कंपेयर टू द मिनिमम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, तो अगर हम करते हैं इसको कंपेयर कर रहे हैं रेडियस से तो वो क्या आता है, कंपेरेबल है, यानी उसी की तुलनात्मक में है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, इसी के बाद जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया तो हमने कहा कि बीटा माइनस डीके जो है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था पहले, कि वो एक तरीके से क्या है, बीटा माइनस डीके जो है वो न्यूट्रॉन का डिके है, और वहीं जो बीटा प्लस डीके है वो प्रोटॉन का डिके है। तो इसको समझा दिया गया। तो यहां से जैसे ये एंटी न्यूट्रिनो है, यहां से ये पॉजिट्रॉन है, तो ये साफ समझ में आ जाते हैं कि भाई इनमें ये किस तरीके से डिके कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट था कि अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि हमें पता है इसका जो चार्ज है वो 2 होता है। तो जैसे हमें पहले बीटा पार्टिकल का समझ में नहीं आ रहा था कि भाई बीटा पार्टिकल आखिर है क्या, तो वो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है।
ठीक है। और जब भी किसी उससे ये निकलता है, ग्रुप्स किसी भी न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो इसका मतलब वो एक बंच निकल रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स का अल्फा पार्टिकल के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं कि भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, तो वो अभी तक वो सारे के सारे जो सपोर्ट्स थे, सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, तो उसकी वजह से जो हाइपोथेसिस फुलफिल हो रही है, तो उसी का ही रिजल्टेंट है कि आज तक इस हाइपोथेसिस को ब्रेक नहीं किया गया है, इसको नहीं डिनाई किया गया है, ये अभी तक सस्टेन है। तो आप आगे के लेक्चर और पढ़ते रहे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो ये बाइंड होके रह रहा है वो किस तरीके से रह रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच।